Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and today we are into the 9th video lesson on the center of mass. And today I'm going to discuss one of the very important topic from the JEE perspective, that is the C frame, that is the frame of the center of mass. Well, Rajiv, I hope you are watching this video. So as you've told me, asked me to upload and some important concepts. तो भैया एक आपके लिए है. I'm sure everyone के लिए है, but this is for you, Rajiv, and thank you for your kind concern towards me. Anyways, now center frame हम लोग पढ़ते क्यों हैं? Why do we study this? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहले समझ लो. एक एग्जांपल से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी. Let's suppose if I have a block, I'm going to try and make you understand this. So let's suppose here we have, and let's say I have two blocks. कुछ भी इसके masses रख लो. Here we have है ना. आप इस ब्लॉक को M1 मान लो कि 2 kg का है बच्चों. अच्छा, let me use a different color. और ये आपका 4 kg का है. Initially they both have certain velocity. और एक मान लो कि इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी इसके पास है और 24/6 इसके पास मान लो कि 6 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी इनिशियली इसके पास है. Now the point is कि I can ask you what is the maximum elongation in the spring. इस स्प्रिंग का मैक्सिमम elongation क्या हो सकता है? तो बोलोगे सर इसमें डिफिकल्ट क्या है ना? What is difficulty in this? कुछ मुश्किल वाली बात तो है नहीं. डिफिकल्टी समझो क्या होगा. ये स्प्रिंग पहले स्ट्रेच करेगा because they have the some initial velocity. It will stretch and it will reach its maximum stretching. मान लो इसका k का वैल्यू भी कुछ ले लो आप है ना. Let's say k, the value of k, the spring constant का जो वैल्यू है बच्चों कुछ ले लो 240 है ना, ऐसा मान लो. तो दिस इज गोइंग टू स्ट्रेच और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो जाएगा, राइट? और फिर से क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स. तो इसमें एक इलोंगेशन कंप्रेशन है और मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन. It means this would start doing some SHM, एक oscillation इसमें start हो जाएगा. और अभी देखो, not just this, एक मीम होता ना, अभी तो रुको, तो that's what, तो this is not going to just do the oscillation. Initially, इस पूरे सिस्टम के पास एक मोमेंटम तो है, because of the difference in the velocity, एक मोमेंटम है, तो सेंटर ऑफ मास के पास भी एक मोमेंटम होगा. It means सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर रहा है. तो आपके पास दो मोशन आ गए, एक तो आपके सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोशन आ गया और दूसरा ऑसिलेशन मोशन आ गया. आप इसको ग्राउंड फ्रेम से डील करोगे, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, इट्स गोना बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑल टुगेदर. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखें और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सी फ्रेम का कॉन्सेप्ट. आपके जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम गोना मेक यू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर मेंस एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. अभी तो बहुत कुछ इसमें अपने करना बाकी है, तो थोड़ा इसका समझते हैं. भैया इसका इंपॉर्टेंस यही है कि आपके लाइफ को आसान कर देगा इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. और गुड बच्चों, ठीक है. अब थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है. नाउ मान लो कि इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी है और इसका सेंटर ऑफ मास आपका बच्चों यहां पे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास आपका इस पूरे सिस्टम का, कहीं भी एक पोजीशन पे वी हैव. डू वी हैव द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल? यस वी हैव, टुवर्ड्स राइट. इसका मोमेंटम है, यस वी हैव, टुवर्ड्स राइट. तो कैन आई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं. m1 v1 आपको पता ही होगा, mi अपॉन समेशन ऑफ मास. दिस इज हाउ वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका जो हो जाएगा, दैट इज गोना बी हाउ मच? राइट वर्ड है 4 times 6 24, लेफ्ट वर्ड है 3 times 2 सो माइनस, और टोटल मास इज गोना बी हाउ मच? आपका 4 + 2 6 kg. Well, that's going to be 18/6. Well, that is a 3 meter per second. So the velocity of the center of mass बच्चों आपका हो गया 3 meter per second. ठीक है सर. It means इसका center of mass भी initially move कर रहा होगा towards right. So velocity of center of mass is rightward at 3 meter per second. है ना. चलो इसको right में मैं show कर देता हूँ. rightward है. All good. Now एक बात आप समझो, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर होगा, राइट? इफ आई स्टैंड ऑन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके फ्रेम में अगर मैं चला जाता हूं, देन व्हाट्स गोना बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास?
फ्रॉम सी फ्रेम, यू नो, फ्रॉम सी फ्रेम, दैट इज द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका 0। कहां से? सी फ्रेम में। दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, एक ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है। आप सी फ्रेम में चले जाओगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास में ही खड़े हैं, हम स्टैंडिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का आपका वेलोसिटी खत्म, व्हिच मींस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करने से, इफ आई एम एनालाइजिंग फ्रॉम हियर, आपका मोमेंटम चला जाएगा सेंटर ऑफ मास का, आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चला जाएगा, आपके बहुत सारे जो अननोन फैक्टर्स है वो चले जाएंगे। डेफिनेटली इसके बाद लाइफ आसानी होगा, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स अगर कमते हैं तो आपका चला जाएगा। तो अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, एंड इफ आई एम एनालाइजिंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपका ये जो दोनों चीज है वो चला जाएगा। ठीक है, इतना तो बेसिक बात आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? इफ अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स है, इफ वी हैव द एक्सटर्नल फोर्स और वी डू नॉट हैव, if I'm just analyzing the entire thing from the frame of center of mass, these two parameters is going to be 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। इसको थोड़ा क्वेश्चन से समझते हैं और भी ज्यादा आपको मजा आएगा इसमें, है ना। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अब क्योंकि इसमें इलोंगेशन आ रखा होगा, आपको निकालना, चलो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड the maximum extension in the spring, in spring। आपके स्प्रिंग में जो मैक्सिमम आपका स्ट्रेचिंग है वो आपको निकालना है, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। नाउ सिंस इट इज स्ट्रेच टू अ मैक्सिमम वैल्यू, उस केस में हम देखते हैं कि उस केस में इसके पास वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर अपना काम कर लेंगे। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर आपको सी फ्रेम में जाकर इस पूरे सिस्टम का एनालिसिस करना है। तो चलो हम लोग फटाक से सी फ्रेम में आ जाते हैं। तो मान लो कि सी फ्रेम में सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये जो ब्लॉक है इसको मान लेते हैं ए, और बच्चों दिस इज सेकंड ब्लॉक, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, है ना। फ्रिक्शन 0 है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग है। मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। With respect to center of mass, we're gonna find the velocity of A, we're gonna find the velocity of B। हम पूरे के पूरे एनालिसिस को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, velocity of A with respect to center of mass, I'm writing just as VAC means velocity of A with respect to center of mass। Well, that should be velocity of A minus velocity of center of mass। velocity of A क्या था बच्चों? 3 towards left, तो माइनस ले लो लेफ्ट को, है ना, माइनस velocity of center of mass क्या मिला मेरे को? 3 meter per second, positive है, means rightward, right? That's going to be how much? -3, so this is going to be -6 meter per second। It means this block with respect to center of mass, यहां से हम लिख देते हैं आपको C फ्रेम से सारा एनालिसिस हो रहा है। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया आपके पास? 6 meter per second towards left, reason being it is negative। Likewise, let's find the velocity of B with respect to center of mass। That's going to be velocity of B minus velocity of C बच्चे ना। Well, that's going to be velocity of B कितना initially 6 meter per second rightward, तो उसको पॉजिटिव ले लो, माइनस velocity of center of mass भी rightward है, तो कितना हो जाएगा? 3। Well, that's going to be 3 meter per second। It means इसका velocity with respect to center of mass बच्चों, that is going to be 3 meter per second। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो, now these will keep on going and there going to be situation जो maximum stretching आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग का कंडीशन देख लो, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग उस टाइम पे क्या होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पे इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी ऑफ दीस टू ब्लॉक्स शुड बी 0, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसके आगे जाने से और एक्सटेंशन बढ़ रहा होगा, बट वी हैव चोजन दैट कि दैट इज अ मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो बच्चों उस केस में क्या हो जाएगा आपका? ये जो मास है, टिंग 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 टिंग, यू नो, ऐसा मान लो, है ना। तो दिस इज अ, लेट्स सपोज सेंटर ऑफ मास इसका हमारा यहाँ पे है, दिस इज अ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग केस में है। तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग में मान लो कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया? इनिशियली 6 था, अभी हो जाएगा इसका वेलोसिटी 0, और इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग केस में, राइट। और मैक्सिमम जो स्ट्रेचिंग है उसको मान लो x इन द स्प्रिंग। नाउ लेट अस अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली वी डिड नॉट हैव एनी एनर्जी एक्टिंग अपॉन दिस, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, सॉरी, है ना, अभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। It means energy should be conserved।
इट हैड सडन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों सिस्टम का, जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक इज जीरो, इसका भी जीरो है, एंड वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो, इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ था, वो गया कहां, दैट वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, राइट, दैट्स नॉट गोना बी चेंजिंग, इजंट इट? सो द एनर्जी, so change in kinetic energy बच्चों, change in kinetic energy will be stored in the spring as its potential energy of spring, potential energy of the spring में वो कन्वर्ट होकर उसमें कंजर्व स्टोर हो जाएगा। तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी कितना हो गया, फाइनल तो जीरो है अपना, है ना, और इसका कितना हो गया, तो 1/2, मास कितना था इसका 2 and 4 kg ना, लेट इट राइट हियर, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो कितना काइनेटिक एनर्जी बच्चों, हाफ, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी तो साइन पे पंगा नहीं होगा, तो 6 स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख लो, और प्लस इस केस में कितना हो गया बच्चों, हाफ, मास इज हाउ मच 4, वेलोसिटी इज 3, तो हम इसको सारे को सारे, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको भी और समझाऊंगा, एक काइनेटिक एनर्जी कहां से देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको इधर ही लिख देता हूं, एक बात मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ग्राउंड फ्रेम से नहीं है, ए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से है। मैं इसको डीपली समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड, अभी कितना हो गया बच्चों, लेट्स सपोज उसमें हाफ हो गया, के स्क्वायर, है ना, राइट, कोई दिक्कत? तो सॉल्व कर लेते हैं, और क्या, 8 2 खत्म, 36, और 2 2 4 9, 9 2 जा 18, बच्चों आप कितना हो गया आपका 1/2, हमने कितना माना था 240, है ना, तो दैट्स गोना बी 2 times of 40 into x स्क्वायर, कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, 54 हो गया ना, 54 और हो गया 120, तो 54/120 हो गया इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और कुछ हो रहा है क्या, ठीक है, सही है ना, बहुत अच्छा, तो कुछ कैंसिल वैंसिल करो, और क्या, 4 3 जा, और नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा ना, हाँ, 2 6 जा, और 2 27, और भी कुछ हो रहा, यस 3 से जगह है ना, 3 times of 20, 3 times of 9, well that implies that x square should be 9/20, which clearly indicates that the value of x is going to be 3/√20. So this is the maximum stretching that we can have, तो आप इसको लिख सकते हो x maximum, x maximum। बात उतनी भी मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं, समझना मेरी बातों का। वी हैड अ सिस्टम ऑफ 2 blocks, 1 spring, they had some initial velocities, so since because they had initial velocity, आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा, वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा, तो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, just to understand कि center of mass is going in which direction, left or right, तो अपने को पॉजिटिव आ गया, which means this entire system was moving towards right initially with a certain velocity and of course will have the certain momentum। अच्छा, मैं अगर एक लाइन और ऐड कर दूं यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम और मोमेंटम ऑफ सिस्टम और सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर हो जाएगा, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको हो गया 4 times 2 8, 8 times 3 is 24 kg per second के साथ इसका मोमेंटम है राइट साइड में, मींस इनिशियली दिस एंटायर सिस्टम वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ सर्टेन मोमेंटम। अब हमने क्या किया कि सर इफ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इटसेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, लाइक मुश्किल होता, तो हमने क्या किया, वी जस्ट वेंट टू द सी फ्रेम, हम सी फ्रेम में चले गए, दैट इज द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। Now from the frame of center of mass, the velocities of these two blocks will not be the same as it had initially, because those are the velocity from the ground frame। अपने को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से वेलोसिटी देखना है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रिलेटिव वेलोसिटी। आपने अच्छे से पढ़ रखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर एक बार रिलेटिव वीडियो वेलोसिटी का वीडियो देखो, मैंने वहां पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स करवा रखे हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस वन, हमने इसका वेलोसिटीज निकाल लिया, ऑल गुड। Now we see that at maximum stretching point, these two blocks will be at rest, वो मूव नहीं करेगा, and let me tell you one thing, they're going to be at instantaneous rest, क्योंकि वापस से because of spring force वो वापस से आना स्टार्ट हो जाएगा, that's the reason why it is going to do some oscillation, but at maximum stretching the velocity is going to be equal, sorry, 0. Now when I started observing it from this frame, I noticed that these two bodies had certain velocities, it means they had some kinetic energy, and in absence of external force आपका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा आपका, तो एनर्जी कहां गया, that went to the spring potential energy, तो हमने इसको यहां से सॉल्व करके आपका मैक्सिमम स्ट्रेचिंग निकाल लिया बच्चों।
इतनी बात आपको समझ में आती होगी, है ना। चलो, आप एक ऐसा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, मैं आपको बस ये डेटा चेंज कर देता हूं, लेट मी जस्ट चेंज द डेटा फॉर यू। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना खुद से, है ना, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि अभी आपने समझ लिया होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये दिमाग से आपके निकल जाएगा, है ना। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। अभी ले लो कि इसका वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट और इसका वेलोसिटी भी हमने राइटवर्ड रखा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट मैं दे रहा हूं 300, ठीक है। और इसका वेलोसिटी आप रख लो, कितना रख लोगे, 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट रख लो, और इसका 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट रख लो। आप इसको ट्राई करना, ये होमवर्क है आपके लिए। अगर बन जाए तो आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं बने बता देना। आई एम गोना डिस्कस दिस आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। इतनी बात तो क्लियर है। चलो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन कर लूं और फिर हम बात करेंगे कि थोड़ा सा इसके एनर्जी कंजर्वेशन पे, मोमेंटम में क्या चेंज होता है, क्योंकि जेई में एक बार और भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इस पे, आपके कॉन्सेप्ट्स पे आ रखे हैं ना, तो थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझना। अच्छा, इसको इधर ही रखते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम गोना टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फिगर। इस डायग्राम से मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसको, ए भाई चला जाओ तुम, काफी रिजिड है ना। चलिए एनीवेज, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लो। देखो, मान लो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है और मास ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मास इज नॉट चेंजिंग, मास चेंज नहीं कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स हमने 0 मान रखा है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशंस होता है बच्चों, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम व्हिच इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी उसी को बोलेंगे ना, वो कांस्टेंट रहेगा। आई एम नॉट गोना से इट इज गोना बी 0 बिकॉज इनिशियली दे माइट बी हैविंग सम वेलोसिटी, सम उसके पास हो सकता है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, नॉट नेसेसरली कि उसका सेंटर ऑफ मास 0 पे हो, रेस्ट पे हो, राइट। तो वी माइट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो इसका जो बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इससे मेरे को क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट होगा, राइट। ये हमारा भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट शुड आल्सो बी कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों, दैट इज गोना बी 1/2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। दिस इज गोना बी कांस्टेंट, रीजन बीइंग वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। नाउ एक सिस्टम, वन सिस्टम is can be assumed or can be seen as collection of multiple particles, है ना, ऐसा तो है। It could be seen as combination, arrangement, selection of multiple particles। अगर मैं बोलता हूं कि kinetic energy of a system constant है, right, does it mean that कि kinetic energy of each particle will also be constant? क्या जरूरी है? थोड़ा समझते हैं इसको ना। तो पहले बात तो आप स्टेटमेंट लिख लो, काइनेटिक एनर्जी, क्यों बता रहा हूं, इससे और हमारा इससे एक ना कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है और सिस्टम का मोमेंटम है दे आर गोना बी सेम। तो कहीं ना कहीं हम इसको रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो उस पार्टिकल का भी और सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास, सॉरी, उस सिस्टम का भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा या फिर इक्वल होगा। इस बात को मैं थोड़ा आपको दूर करना चाहता हूं। तो अगर हम मान लें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, डज इट इंप्लाई दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज आल्सो कांस्टेंट? क्या इंप्लाई करता है? तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो आप एक लाइन लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ system may or may not be equal, may or may not be equal, may or may not be equal। ये बात को आपको थोड़ा समझना होगा, इस बात को आपको थोड़ा समझना होगा। ऐसा नहीं कि अगर सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट है तो ये भी सिस्टम का भी कांस्टेंट है। एक एग्जांपल देख लो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपका सीलिंग फैन है ना।
आपको जो सीलिंग फैन है, दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस, है ना। हमारा सीलिंग फैन ऐसे है ना, ठीक है, हमारा ऐसा ऐसा कुछ सीलिंग फैन है, बड़ा अजीब सा, बट ठीक है, मान लो सीलिंग फैन है। नाउ इफ इट इज रोटेटिंग, रोटेट कैसे करता है, अबाउट दिस एक्सिस, इस पे वो रोटेट कर रहा होता है, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ द फैन वुड बी समवेयर हियर, है ना, टिक 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 टिक, कहीं इधर होगा, राइट। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी क्या है इस केस में, इन द केस ऑफ फैन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बच्चों जीरो, क्योंकि फैन का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट, हम टॉक अबाउट द सेंटर पॉइंट जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है, उसका वेलोसिटी जीरो है, तो किनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया। बट डज इट मीन दैट कि पूरे सिस्टम के पास एनर्जी जीरो है, ना जी ना, इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। दिस सिस्टम हैज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हिच इज नॉट जीरो। तो पहला लाइन तो आपको इस तरह समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, दैट डज नॉट मीन दैट कि आपका उस पूरे सिस्टम का भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काउंटर पार्ट इसका देख लो, अगर हम एक सिंपल एक ब्लॉक को ले लें और इसको वेलोसिटी v से मूव करते हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी और इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, तो इट मे और मे नॉट बी इक्वल, इट मे और मे नॉट बी इक्वल। एक और सिंपल एग्जांपल समझो, मैं खड़ा हूं, माय सेंटर ऑफ मास कुड बी समवेयर अराउंड द नेवल, है ना, तो इफ आई एम स्टैटिक, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। बट ये देखो, अब मैं हाथ को स्विंग कर रहा हूं, मेरे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया इस पार्टिकल में, है ना, इस हैंड में काइनेटिक एनर्जी है, इस हैंड में काइनेटिक एनर्जी है, बट सेंटर ऑफ मास में काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम का हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा, बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो बराबर हो सेंटर ऑफ मास के, वो जरूरी नहीं है। इस बात को थोड़ा आप दिमाग में रखना। तो सर क्या इसे क्या समझे हम, व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, इसको कैसे एनालाइज करें, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस वन। फिर से हमारा सी फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंटली काम में आएगा। अब यहां पे देख लो, इसी केस में देख लो ना, लेट्स सपोज कि इसके पास एक अपना काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कुछ अलग काइनेटिक एनर्जी, राइट। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो सकता है और सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो सकता है। बात तो समझ में आ रही है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ और भी होगा और उसका कुछ और हो सकता है। इसका वेलोसिटी कितना था, 3 मीटर पर सेकंड, राइट। टोटल मास इज हाउ मच, 4 + 2 6, 6 हाफ mv स्क्वायर कर दो तो 3 × 3 स्क्वायर 9, अब 9 27 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, बट इसको आप ऐड करोगे टोटल सिस्टम का, वो अलग है। बात समझ में आ रहा है ना, 3 + 4 सॉरी 2 + 4 6, हाफ mv स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27। आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे बच्चों, दैट इज गोना बी 27, वेयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज गोना बी डिफरेंट। इसका हाफ mv स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 36 और इस हो जाएगा कितना, 9 2 जा 18, 36 + 18 40 54। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अलग है और सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी अलग है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं और आप इसको अच्छे से समझ पाए हो। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, व्हिच डज नॉट इंप्लाई कि पूरे सिस्टम का भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। सेंटर ऑफ मास का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट डज नॉट इंप्लाई कि सिस्टम का भी काइनेटिक ऑफ एनर्जी भी वही होगा। और इसमें जेई में आपके क्वेश्चंस पूछ चुका है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा फॉर श्योर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना थोड़ा समझते हैं कि सर अगर ऐसा है तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैसे लिखें एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे इन्वॉल्व करें अपने अंडरस्टैंडिंग में, अपने इस डिस्कशन में। तो उस बात पे मैं थोड़ा फटाफट आता हूं आपके साथ बच्चों। तो ये हो गया, चलो भाई तुम साफ हो जाओ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अच्छी बात। चलिए जी, ये भाई साहब चले गए। अगर मैं बोलूं बच्चों कि हट जा, एक सिस्टम मान लो, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भर के पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरा उससे कुछ खास लेना देना है नहीं, मैं एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं और लेट्स सपोज इसका मास m1 है और इसके पास कोई वेलोसिटी v1 है। अब मान लो देखने के लिए एक और मान लो m2 v2 बाम 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 अब बहुत सारे m3 मान लो, v3 मान लो, अब कुछ भी मान लो, है ना, बहुत सारे मान लो, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं हम और इसके पास एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ ए बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको ही मान लो वेलोसिटी ऑफ c मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ c। ऑल गुड। एंड दीस पार्टिकल्स इंडिविजुअली दे हैव मल्टीपल वेलोसिटी। ऑल गुड। तो अगर हम चाहें बच्चों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाले, ठीक है, अच्छा भाई, अगर हम चाहें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पूरे सिस्टम का निकालना चाहते हैं, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक पार्टिकल को लेकर वी कैन स्टार्ट द एंटायर स्टडी। तो एक काम कर लो, इस छोटे से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, ith पार्टिकल मान लो, ठीक है, दैट इज गोना बी हाउ मच, हाफ
mass of that ith particle into the velocity of the, sorry about that, ith particle. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, इसका जो वेलोसिटी है, मान लो इसी को हम ith पार्टिकल मान लेते हैं. इसका वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम क्या हो गया, vi. ठीक है, vi मान लो वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम. If I want to look at this from the center of mass का frame से, from the C frame, then that will be velocity of this ith particle from the center of frame. इसको कैसे लिखोगे? That should be velocity of the this I from the ground frame minus velocity of the center of mass. So in this term, could I just write that velocity of this particle from ground frame could be given as velocity of this particle from the frame of center of mass plus the velocity of center of mass. इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है? Keep this in mind. आप इसको अपने दिमाग में, जहन में डाल लो. अब देखो, Vi, can I just replace it from here? Of course we can. Why not? So बच्चों, kinetic energy of this particular ith particle क्या हो जाएगा? 1/2 mass of the ith particle. बच्चों ये हो गया आपका VIC प्लस आपका हो गया VC. हटा दो वेक्टर को, हटा दो. अभी हटा दो इसको. मान के चल रहे हैं कि दोनों राइट में चल रहा है, हटा दो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छी बात है. नाउ इफ आई टेक द समेशन ऑफ एंटायर थिंग, देन दैट वुड गिव मी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. इसका बच्चों अगर हम समेशन ले लेते हैं पूरे साइड से, तो भैया ये ले लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ith पार्टिकल का समेशन ले लेते हैं. तो 1/2, अरे भैया आ जाओ, यू नो, I VIC प्लस VC होल स्क्वायर, है ना. तो दिस इज गोना गिव मी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. उसको मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. दैट शुड बी, इसको थोड़ा सेपरेट कर दे, रिजॉल्व कर लेते हैं बच्चों. तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1/2 mi v स्क्वायर IC प्लस v स्क्वायर C प्लस 2 टाइम्स ऑफ VIC VC. ऑल गुड, ठीक है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट्स गोना बी हाउ मच, इसको एक जस्ट कीप दिस 1/2 mi v square IC summation. All good. Now the second part, that's going to be 1/2 summation of mi v square C. और ये हो गया आपका बच्चों 1/2 कट जाएगा, तो दैट इज गोना बी समेशन ऑफ mi VIC VC. All good, दिख रहा है ना. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैन आई से दैट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास? कोई दिक्कत? नाउ दिस इज गोना बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल और दिस, यू नो, ऑफ द एंटायर सिस्टम with respect to the center of mass. क्यों? क्योंकि this is the velocity of that particle, in particular ith particle जो हमें चूज करा था, ये दिखाता है आपको velocity of that particle with respect to center of mass. अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, this is the velocity of particle with respect to center of mass, है ना. तो this is gonna be the kinetic energy with respect to center of mass. तो बोल सकते हैं कि relative kinetic energy with respect to center of mass. So बच्चों मेरे को क्या दिख रहा है, kinetic energy is equal to this प्लस दिस. और भाई साहब क्या हो गया, ध्यान से देखना. इफ आई लुक इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और हमने उसको मास से मल्टीप्लाई करा है, तो उस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा. आप बात समझ रहे हो, इस पार्टिकल का आपका तो वो जीरो हो जाएगा, राइट. सो दिस इज गोना बी, क्योंकि मोमेंटम है, आप उसको मान के चलो कि इसको वेलोसिटी सेंटर मास बाहर निकाल दो, इसको देखो क्या हो जाएगा, मोमेंटम. और हमने देखा है कि मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर हम सेंटर ऑफ मास को फ्रेम से देख रहे हैं तो जीरो हो जाएगा. तो बच्चों ये पार्ट तो जीरो हो गया, दिस इज गोना बी जीरो. तो फाइनली मेरे पास क्या मिलता है, व्हाट डू आई गेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट सेज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम will be given as kinetic energy of center of mass plus kinetic energy with respect to the center of mass. तो इसको हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव, और आप इसको लिख सकते हो साइड में, आप इसको लिख लो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी.
और एक बच्चों बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम से है। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट वैल्यू, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट क्योंकि हमने इसको सेंटर ऑफ मास का फ्रेम से ले रखा है तो ये आपका फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो दिस पार्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम। आपको जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी है डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ही रखा है, तो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भैया अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को देखना चाहें तो वी कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, एक तो सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उस सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिस इज गोना बी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया उसके रिस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे इमेजिन करो, एक ट्रक पे बहुत सारे stones is kept, the truck is moving, okay, and the stones will be moving here and there, अपना वो मूव कर रहा है। तो अगर if I look at from the ground frame, तो ground frame से मेरे को क्या दिखेगा, वो ट्रक का वेलोसिटी दिखेगा, ट्रक का एनर्जी दिखेगा, एंड उस स्टोन्स के एनर्जी भी मेरे को दिख रहे होंगे, राइट? तो अगर इफ आई वांट टू एनालाइज इट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, तो हम उसको दो पार्ट में देख सकते हैं, उस ट्रक का एनर्जी प्लस दो स्टोन्स व्हिच आर केप्ट ऑन दैट, उनका एनर्जी देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ हमारा काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। हम इसको काइनेटिक एनर्जी को दो पार्ट्स में देखना पसंद करते हैं। सेंटर ऑफ मास का अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, बात समझ रहे हो, बट स्टिल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। आप इस बात को भी यहां से समझ सकते हो। इवन इफ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सॉरी, सेंटर ऑफ मास बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर जीरो होता है तो सिस्टम के पास फिर भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल स्टिल बी देयर, एंड दैट इज गोना बी द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कितनी बात अच्छी है ना, हमें कितनी अच्छी बात। और इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। इट मींस दिस गोना हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम जीरो कर लेते हैं तो भैया आपका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, इसी बात को यूज करते हुए बच्चों ध्यान से समझना, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था वहां पे हमने क्या ही किया था कि हमने आफ्टर डूइंग द एनालिसिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम उसको एनालिसिस करके ही तो देखे थे कि इसका कुछ वेलोसिटी आ गया था, 6 आया था, इसका वेलोसिटी आपका 3 आया था, एंड दीज वर द वेलोसिटीज ऑफ दीज टू पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। समझ में बात आ रही है ना? तो अगर मेरे को इसका पूछता कि कितना इसमें एनर्जी है, तो आई कुड हैव सिंपली सेड कि दैट इज गोना बी नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस ये हमारा जीरो था। क्यों? बिकॉज आई वाज ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अगर हम फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करते हैं तो दिस पार्ट बिकम जीरो, तो बच्चों ए आपका हो जाएगा। तो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी इस केस में, जो स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी हम लोग सॉरी स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, दैट वुड बी नथिंग बट इक्वल टू द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। और हम रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी को निकालना भी सीखेंगे आगे चलकर, और उसका एक अलग सा एक फॉर्मूले भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको बेसिक बात अच्छे से दिमाग में समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट द सिचुएशन कि आप इसको अप्लाई कर पाओ। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोल दूंगा कि दक्ष, राजीव, श्याम जो भी है, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू अप्लाई, बट आप खुद से विजुअलाइज करके, खुद से अपॉर्चुनिटी को फिगर आउट करके अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिमाग में अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और सी फ्रेम का क्या कॉन्सेप्ट है और हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम सीखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे उस सेंटर ऑफ फ्रेम से निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट आप हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए ये आपको आज मैं सिखा देता हूं, उसके बाद वी कैन स्टॉप, बट उतना मैं आपको आज जरूर सिखाकर ही जाऊंगा बच्चों, है ना। तो इसको मैं हटा लेता हूं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस वैल्यू को निकालना कि रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर इफ वी गेट टू नो हाउ टू फाइंड द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, हमारा बहुत बहुत काम आसान हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम गोना शो यू अपॉन दिस कॉन्सेप्ट जो आपको मदद करेंगे। तो हेडिंग डाल दो, काइनेटिक एनर्जी, है ना, रिलेटिव, है ना, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए ना।
अच्छा देखो इसमें करेंगे क्या, व्हाट वी गोना डू। मान लो एक सिस्टम है, अगर हम इस सिस्टम को लेकर चलते हैं कि भैया एक ब्लॉक है एंड वी हैव वन मोर ब्लॉक व्हिच इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2। लेट अस अज्यूम दैट दे आर मूविंग with the velocities of v1 and v2 respectively, और हमने दोनों को एक डायरेक्शन में मान कर रखा है। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, फॉर्मूले को डेवलप करने का समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ पे कुछ है ना, इसका मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मास, उसके पास भी अपना कुछ एक वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास के पास भी अपना एक वेलोसिटी है, उसके मान लो इस सेंटर ऑफ मास के पास भी अपना वेलोसिटी है, दैट इज v सेंटर ऑफ मास मान लो। इफ आई वांट टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, kinetic energy of the system that is given as what, just now मैंने आपको derive करके दिखाया अभी, kinetic energy of the center of mass plus relative kinetic energy। इसको हम आप यूज करेंगे, इसको इसके लिए the word that I'm going to use this for this one is going to be relative kinetic energy। then can I say that relative kinetic energy should be given as kinetic energy of the system minus kinetic energy of the center of mass। Now kinetic energy system क्या होगा बच्चों, two individual particles we have, तो half m1 v1 square plus half m2 v2 square, ये हो गया आपका kinetic energy of the system, ठीक है ना जी। Now center of mass का देखते हैं, तो center of mass का क्या हो जाएगा 1/2 mass of the system which is going to be m1 plus m2 into velocity of center of mass into velocity of center of mass। देखो velocity of center of mass आपको निकालना आता है, right? You know already that velocity of center of mass बच्चों that is going to be how much, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं रिप्लेस उससे, है ना, तो क्या हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2। इस कैलकुलेशंस में मेरे साथ रहना, क्योंकि दाएं बाएं हो सकता है मिस्टेक हो जाए, है ना। चलो अब कुछ और कैंसिलेशन कर लेते हैं बच्चों। तो दिस इज गोना बी योर काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव। हाफ कॉमन ले लो, इस तरफ कर दो, तो 2 times of relative kinetic energy going to be how much, if I take half common, okay, I believe you are मेरे साथ चल रहे हो, m1 v1 square plus m2 v2 square, this is going to be cancelled, ये cancel हो जाएगा एक part, and what I'm going to be having is your m1 v1 plus m2 v2 whole square, and this after cancellation should be just m1 plus m2। I believe आपको है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना, स्क्वायर है तो एक चला गया, तेलवेश ने, है ना। ओके, एलसीएम लेके ऐड कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना है आप, ठीक है, डोंट मेक एनी मिस्टेक ओवर हियर। अगर मेरे से गलती भी हो जाए तो आप गलत मत करना। ओके, तो ठीक है, मैं ना इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो। दिस इज गोना बी हाउ मच, टिंग 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 टिंग, तो m1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर, ठीक है जी, m1 m2 v1 स्क्वायर plus for this part, you know, m2 m1, that is m1 m2 v2 square, all right, then we're going to have m2 square, then we're going to have m2 square and v2 square। इतनी बात तो हो गई। इन भाई सबको चलो मैं दूसरे कलर से आपको दे देता हूं। once we open this, keep in mind साइन का जो कन्वर्जन है वो ध्यान से देखना, ठीक है। m1 v1 स्क्वायर नेगेटिव m2 v2 स्क्वायर, अच्छा भाई, है ना, 2m1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एंड माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 v1 v2, है ना, v1 v2। ध्यान देना मैं कुछ गलत ना करूं, गलती हो सकती है, ठीक है। इस केस में कुछ कैंसिल होगा क्या, देख लेते हैं। हाँ, लग तो रहा है m1 v1, चलो ये गया, दिस इज गॉन। आपका तो फिर ये भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा, है ना। और क्या बच गया मेरे पास, ये भाई साहब बच गए, ये वाला बच गया, और दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। तो क्या हो जाएगा, कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, बहुत बुरी बात है। चलो ठीक है, तो m1 m2 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, और m1 m2 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, तो ओके, दिस इज मेकिंग लिटिल सिंपल फॉर मी। सो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, दिस इज काइंड ऑफ गुड, और दिस इज गोना बी हाउ मच, let me just write it down, v1 square plus v2 square और minus 2 times of v1 v2। ओके, अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है कुछ कुछ, है ना। तो दिस इज नथिंग बट योर 2 times of relative kinetic energy। चलो इस तरफ आ जाते हैं।
दिस इज गोना बी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, तो 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी बच्चों, दैट इज गोना बी m1 m2, well that's going to be upon m1 plus m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, है ना जी। और दिस इज गोना बी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। कितना अच्छा रिजल्ट आ गया ना। और 2 को इस तरफ ले आओ, तो फाइनल जो रिजल्ट है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिव आपका आएगा, दैट्स गोना बी 1/2। इस पार्ट को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास आपको पता होगा, आपने बहुत जगह इसको देखा होगा, रिड्यूस्ड मास, है ना, जिसको देख सकते हैं म्यू से वी गोना रिप्रेजेंट and times of v1 minus v2 whole square, or that's a relation of the kinetic energy relative or relative kinetic energy. This is nothing but where mu is equals to m1 m2 upon m1 plus m2. This is called the reduced mass. बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इससे समझ सकते हो कि कितना काम आएगा आपके ना। आप इसको फटाक से नोट कर लो अच्छे से, और जितने भी टर्म्स मैंने बोर्ड पे रखे हैं आप उसको रख लो, उसको यूज कर लो। ऑल गुड, ओके। नाउ चलो, आपने यूज कर लिया, इसको नोट कर लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि 2 ब्लॉक्स वी हैड, और उनका एक कुछ अपना वेलोसिटीज था। तो भैया ये आपका ब्लॉक था, और बीच में स्प्रिंग था, सॉरी वी हैड द स्प्रिंग, टिंग टिंग टिंग, है ना। इनके पास कुछ वेलोसिटी तो था इनिशियली, है ना। अगर हमको पता होना चाहिए कि वो द काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव विल ओनली बी कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी, और रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी निकालने के मेरे पास फॉर्मूले हैं, तो क्या हम इसको, उस क्वेश्चन को, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को इजीली इससे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देख लो, इसका मास कितना था यार, 2 और 4 था ना। ओ भाई साहब, 2 और 4 था ना, देख लो, अगर वो 2 और 4 मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा वहां पर ना, 2 और 4 ही होगा ना। ओके, इसका वेलोसिटी कितना था, 6 था ना, इसका वेलोसिटी 3 था। नो, 24 और 8, 24 और 6, 18, कितना लिया था मैंने वेलोसिटी? आई वांटेड टू हैड 18, है ना, 18 चाहिए थे मेरे को ना, 6/3 18 चाहिए था, तो दिस इज 24 और आपका हो जाता 6, राइट, या 6, तो ये 3 था, दिस हैज टू बी 3, ये 3 मीटर पर सेकंड था, एंड दिस हैज टू बी 6 मीटर पर सेकंड, राइट। या 24 माइनस 6, 18 6 24, 18, सही है, यही होना चाहिए बेटा। देखो मैच कर लेना, जस्ट मैच इट आउट, है ना। ओके, देख लो, इसके पास आपका रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, देख लो यहाँ पे 1/2 रिड्यूस्ड मास m1 m2, 2 टाइम्स ऑफ 4 8, 8/6, राइट, m1 m2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, तो 8/6, राइट, 8/6, और आपका हो गया v1 माइनस v2। ध्यान देना, v1 किस तरफ है, -3 लेफ्ट, v2 किस तरफ है, राइट 6, तो ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो दिस इज गोना बी टिंग 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 4, और ये हो गया 3, so 2/3, 9 स्क्वायर इज 81, दिस इज गोना बी 27, देखो 54 काइनेटिक एनर्जी आ गया ना, यही तो था। जस्ट गो बैक एंड चेक, दिस शुड हैव बीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, और यहीं से हमने निकाला था हाफ के x स्क्वायर। अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसको हटाओ, हाँ, चलो मैं उसका पूरा आंसर ही निकाल दूंगा आपके लिए। तो दिस वाज द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, और स्प्रिंग कांस्टेंट था 240, राइट, हाफ के x स्क्वायर 240 x स्क्वायर, राइट। देखो सेम डेटा आ गया ना, 120, सो x स्क्वायर हैज टू बी 54/120, एंड आई रिमेंबर 620, 6 9 जा, राइट, तो x इज गोना बी हाउ मच, 3/√20, देखो यही तो था। तो इतनी बात अपने को आज समझ में आ गई होगी भैया कि रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था इन द प्रीवियस केस, और किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास प्लस द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आज हम इधर ही रुकेंगे, एंड द नेक्स्ट वीडियो लेसन आई एम गोना डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बहुत मजेदार है, और आपको ये जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार भी वीडियो ना समझ में आए तो डू नॉट हेजिटेट इन वाचिंग फॉर द सेकंड टाइम। It will take maybe 30-40 minutes, but it's going to give you a lot of things, which definitely going to worth more than 30-40 minutes. All good, bachcho? So yeah, I'm going to see you in the next video. Till then, keep learning, keep and studying, and do not forget to like, share, and subscribe.
वेल दैट्स गुड थिंग फॉर मी। गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।